नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे इतिहास का एक ऐसा दर्दनाक सच है जिसे सुनकर शायद आपकी रूह भी कांप उठे। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरबी, और आज हम लेकर आए हैं महान साहित्यकार भीष्म साहनी जी की कालजयी कहानी अमृतसर आ गया है। यह कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन उसी समय इंसानियत, भरोसे और रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा भी चल रही थी। एक साधारण सी ये रेल यात्रा, कुछ अनजान मुसाफिर और फिर एक ऐसा मोड़ जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमृतसर आ गया है जैसे साधारण शब्द सुनते ही लोगों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया? इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी के हर पल में मिलेगा। भीष्म साहनी जी की प्रसिद्ध कहानी अमृतसर आ गया है के पात्रों का संक्षिप्त परिचय। कथानायक ट्रेन में सफर कर रहा एक सामान्य यात्री जो विभाजन के दौरान बदलते मानवीय व्यवहार और सांप्रदायिक तनाव का मुख्य गवाह बनता है। दुबला बाबू कहानी का केंद्र पात्र जो शुरू में पठानों के डर से सहमा रहता है, लेकिन अमृतसर आते ही हिंसक और प्रतिशोधी बन जाता है। तीन पठान व्यापारी ट्रेन के डिब्बे में सफर कर रहे मुस्लिम व्यापारी जो मुस्लिम बहुल इलाके में दबंगाई दिखाते हैं और बाबू का मजाक उड़ाते हैं। सरदार जी सेना के पुराने अनुभवों को साझा करने वाले और डिब्बे में माहौल को सामान्य बनाए रखने का प्रयास करने वाले एक सिख यात्री। बूढ़ी औरत डिब्बे के कोने में बैठकर लगातार भगवान का नाम माला जपने वाली एक भयभीत वृद्ध महिला। लटकती मूंछों वाला गरीब मुसाफिर अपनी पत्नी और जवान बेटी के साथ वजीराबाद स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने वाला एक पीड़ित हिंदू यात्री जिसे पठानों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। एनाम मुस्लिम मुसाफिर और उनकी पत्नी। कहानी के अंत में ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने वाला एक बेकसूर व्यक्ति जो भारत की सीमा में बाबू के सांप्रदायिक गुस्से और प्रतिशोध का शिकार बनता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए सुनते हैं भीष्म साहनी जी की दिल को झंझोर देने वाली कहानी अमृतसर आ गया है। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुना रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्फ की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खींची करके हंसते थे और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहते थे। डिब्बे में तीन पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशेवर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बात करने लगते थे। मेरे सामने दाई और कोने में एक बुढ़िया मुंह से ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है एक दो और मुसाफिर भी रहे हों, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर पतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झूठ में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार की चुटपुटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झूठ और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बच जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरे हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या दुख है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद होने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और आजादी की तैयारी भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस छुटपुट में आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी।
शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की और भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। काले बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दाल को तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता फिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले, खुदा कसम बर का गोश्त है और किसी चीज का नहीं। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजर के तुम, इधर तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीवी को नहीं बोलेंगे और तू हमारे साथ बोती तोड़, हम तेरे साथ दाल पियेंगे। इस तरह कहकर उठा पर दुबला पतला बाबू हंसता फिर से हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता, आह कितनी बुरी बात है, हम खाते हैं और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मग्न थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्थूलकाय शरीर सरदार जी बोले और बोलते ही खींची करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तौंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसीलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खींची करने लगे। मांस नहीं खाता है, मांस नहीं खाता है बाबू, तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करते हो? फिर कहकर उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहते थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा कहानी की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रह गए होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भी भांप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटे सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं है जगह, बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिर पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूंछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की नजर अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाया। वह आदमी पसीने से तर था और हाफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बे टिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखते नहीं है इधर जगह नहीं है।
और पठान ने आओ देखा ना ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात मार दी, पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वही हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पार्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो इसे, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उसने आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहाँ लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया करलाए जा रही थी। ए नेक बत्तों, बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बे जालिमो, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया, वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी। उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पार्टियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्का देकर उतार दिया है। गाड़ी सोने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरी बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूटा जा रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है। स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे। कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लग गई थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई थी और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह पर बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दोनों साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देख रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली खुली, ज्यादा शंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्यक्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी वेस्टकोट की जेब में से नस्वर की डिब्बियां निकाली और नाक में नस्वर चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिब्बियां निकालकर नस्वर चढ़ाने लगे। बुढ़िया बार बार माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते होठ नजर आते। लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही थी। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मशकल लादे प्लेटफॉर्म लांग कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डब्बे में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मारे गए हैं। लगता था वहाँ इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चलाया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़की के पल्ले चढ़ गए। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ने की आवाज आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दों जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओह, मैं कहता तू आदमी है कि औरत है? सीट पर से उठकर नीचे लेट गया। तू मर्द के नाम को बदनाम करता है? वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देंगे। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो।
मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। अकलाकर चुप ही रहा और थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोलियां चलेंगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ गए थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित त्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा उठकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा होता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान घूमने लगे जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह से लपेटे टांगे सिर पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्वीर निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी और आंख के शोले उठते नजर आते थे। कोई नजर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगाड़ती हुई आगे बढ़ने लगी। फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार में ही चलती रहती। सहसा दुबला आदमी खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, अरबाजपुर निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे में अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तू? जंजीर खींचूं? और खिंकी करके हंस दिया। जाहिर है वह अरबाजपुर की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खड़क सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदल ली। बाबू ने झांककर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ रहा है, वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है, उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओबे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाली की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बे बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी माँ हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू, बकर बकर नहीं करो। ओ खजीर के तुखम, गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेंगे। गाली देता है मादर, बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात ना तोड़ू तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। तो हमने क्या बोला? सभी लोगों ने उसको निकाला था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जीण जोग्यो, आराम नाल बैठो, वे रब दिए बंदियों, कुछ खोज करो। उसके होठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाया जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बे के अंदर देख रहे थे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े दो तीन खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में बोलने लगे। मैंने घूमकर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। ना जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा टिनका, गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था। ना जाने क्या कर बैठे, पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरियां उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर हो रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था।
खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक और से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला पड़ा था, माथे पर बलों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहां से ले आया था, जाने वह उसे कहां मिल रही थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे रख लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देखने लगी। देख पाने के लिए ऊपर उठी, पर डिब्बे में पठानों को न पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी, फादर सब के सब निकल गए। फिर वह सिपटा कर बैठा हुआ चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आकर बैठ गया, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बार बार बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहाँ उनके जान-मान को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग उड़ने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर को गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरी से कभी एक और को लुढ़क जाती, कभी दूसरी ओर को। किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर असलियत से पड़े सरदार जी के खराटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता था डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ी तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्ध सी आ जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इस तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अदलेटी खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी को स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुजरी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रहीं। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था वह फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा। डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने झाँक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ गया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नजर बाहर नीचे की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हंसता हुआ कहे जा रहा था, आजा 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 आजा, तू भी चढ़ जा, आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटकने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाफ रहा था। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकालकर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए टिटकरियां टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से। बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के अस्फुट ये शब्द सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगे स्थिर हो गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी पिटक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी।
तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-4 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वह 1-2 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुंदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफेद दांत फिर से छलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल शय के कारण ही उसके होठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कौसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती थी, अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडे पर से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे गिर गया और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया हो। बाबू अभी भी मेरी निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांसें अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधेरे कोने में मैं खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ गया और दरवाजे में से वह बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके से उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी और उसकी नजर नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा, फिर उसने घूमकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उसने उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हूँ कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे चुट-पुट कटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी। उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन झुंझलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल हो गए थे। अपने सामने बैठे देखकर सरदार जी उसके साथ बतियाने लगे। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुझसे डर कर ही वह पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक ना एक की खोपड़ी तू जरूर दुरुस्त कर देता। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। आप सुन रहे थे भीष्म साहनी जी की लिखी सबसे मार्मिक कहानी अमृतसर आ गया। तो दोस्तों यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। Like, share, subscribe.